नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति भी बड़ी गजब की है। कब किधर करवट बदले इसका कोई पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो जनता के मुद्दे को उठाती है सत्ता उसी को मिलती है। कांग्रेस लगभग काफी समय तक शासन किया। बीजेपी को लग रहा था कि कैसे इनको सत्ता से बाहर किया जाए, वो हर जतन प्रयास करती रही। लास्ट में उनको पता चला कि अगर हम 80 बनाम 20 का नारा दें तो शायद क्या कहते हैं हमें सफलता मिल जाए। और उन्होंने इस पर बाकायदा 2014 में नारा भी दिया कि हमारे साथ 80% है और आप लोगों के पास 20% है। 20% का मतलब हो गया कि मुसलमानों के कैसे हिमायती कांग्रेस व अन्य क्षेत्रीय दल हुआ करते थे या हुआ करते हैं कि यह आरोप लगा। यद्यपि ऐसा नहीं था, वो तो सबको साथ लेकर के चलने की बात होती थी, लेकिन 80 बनाम 20 ये कि जो हिंदुत्व वाले में ये नारा फिर बैठा और 2014 से लेकर के 2024 तक उन्होंने बाखूबी शासन किया। सत्ता में है, अभी भी है, लेकिन 80% लोगों के लिए शायद ये सरकार काम करना धीरे धीरे करके भूल गई या काम किया नहीं या करना नहीं चाहती। मात्र 2-4-6-10% लोगों का ही काम हुआ, जैसा कि अभी तक दिख रहा है, या उनकी जो योजनाएं रही भी होंगी तो जमीन तक नहीं आती। हालात ये हो गए कि धीरे धीरे करके जो इन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो वो नहीं हो पाई। रोजगार का मुद्दा था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने जॉब देंगे या इतना हम रोजगार के अवसर बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब जो अवसर थे वो भी शायद गायब हो गए। महंगाई का मुद्दा था, महंगाई डाइन खाया जाता है का नारा लगा था, यह भी बीजेपी से शायद कंट्रोल नहीं हो पाया। अब कैसे रहा, केवल एक हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में रहने का प्रयास रहा, क्योंकि 20% उधर है, 80% इधर। अभी भी इस फार्मूले में काम हो रहा है, जैसे कि कई उनके नेता ने कहा भी कि बटोगे तो काटोगे। अब सवाल बांटने का नहीं है। ये जो 80% आपके साथ है तो उसको साथ लेकर के चलने की कुव्वत तो होनी चाहिए, उसको लेकर के चलना चाहिए। जैसा कि जानकारी मिली है कि जितने विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति हुई है उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण का मानक नहीं किया गया। इसके पहले जो और भर्तियाँ हुई उसमें भी मानक नहीं हुआ। जो लेटरल के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई और उसमें जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें भी किसी प्रकार का आरक्षण का पालन नहीं हुआ। और तो और जितने भी SC ST हैं, OBC हैं या अन्य वर्ग के हैं, उनमें से जो मेन पद हैं शासन के, केंद्र सरकार में हो, तो वहाँ पर कहीं पर OBC है ही नहीं है तो मात्र नाम मात्र के, कहीं उनका निर्णय लेने की किसी भी चीज़ में सहभागिता ही नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, ये लोगों के बीच बात में समझ में आया कि ये बात तो सही है, तो फिर बहुत गलत हो रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने शायद जो लेटरल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी भर्ती करने के लिए, इनको वापस लेना पड़ा। और भी कई, और सबसे बड़ी बात तो राहुल ने पकड़ा कि 90 बनाम 20 बनाम 80 का नाम लगाए थे। अब राहुल गांधी ने 90 बनाम 10 कि 90% लोग वंचित हैं और ये सरकार केवल 10 लोगों के लिए काम कर रही है। ये जो हमारी सत्ता आई तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, उस हिसाब से हम उसकी प्लान करेंगे और ये हम काम करवा करके रहेंगे।
अब जब ये नारा लगा, आर्थिक मुद्दा भी आ गया, जातीय जनगणना आ गई, उनके आधार पर सत्ता में भागीदारी देने की बात आ गई, सर्विस में भागीदारी देने की बात आ गई, जो अन्य छोटे बड़े व्यापार हैं, लोन है, उसके लिए भी अगर ये बात आती है तो निश्चित रूप से जनता का जुड़ाव उधर गया और संविधान का तो मुद्दा था ही। अब जितना भी आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, यही कारण है कि 2024 के चुनाव में शायद बीजेपी से दूरियां बनाई या कम वोट पड़े इंडिया के अपेक्षा एनडीए। अब धीरे धीरे करके जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर भी इंटरनल जो किसी भी पार्टी का सर्वे, बीजेपी का स्वतः जो सर्वे है, वहाँ पर भी उनको लग रहा है कि शायद हमारी क्या पोजीशन है, क्योंकि सत्ता के लिए उन्होंने जिस प्रकार से, चाहे महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, अन्य राज्यों में हो, किस तरह से उन्होंने कार्य किया, भ्रष्टाचार को कितना मुद्दा बनाया, और जिन जिन नेताओं पर बीजेपी के कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या इन्होंने लगाया, उसी को अपने पाले में ले लिया। जब अपने पाले में ले लिया तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा कहाँ? तो भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब। अब जनता ये नहीं समझ पा रही कि भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार पार्टी कौन है, कांग्रेस या बीजेपी है। अब वो दुविधा में पड़ गई। इसीलिए धीरे धीरे करके अब शायद है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा नरेंद्र मोदी का लोगों की नज़रों में फीका पड़ना शुरू हो गया, और लोगों के ही बीच में नहीं है, पार्टी के अंदर अभी कोई कह पाने की स्थिति में नहीं, वो बात अलग है, लेकिन पार्टी के अंदर भी ये दुविधा बनी हुई है कि अब इनको कैसे इनके निर्णय को पालन किया जाए, न किया जाए। अधर में पड़े हुए हैं, बीच बीच तो सुबुगाहट सुनने को मिलती है, और आरएसएस भी अब साथ चले, क्योंकि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारे अनुसार पूरा आरएसएस चले, लेकिन आरएसएस चाहता है कि जो हम चाहते हैं वैसे करिए, क्योंकि समाज में समरसता बना करके नहीं चलेंगे तो सत्ता से दूर हैं। अब जब राहुल गांधी से नब्ज को पकड़ लिया, 90 बनाम 10 का नारा लगा दिया, तो अब किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य क्षेत्रीय दल, जो इस मुद्दे को भुलाने का प्रयास करेगा, शायद है कि सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगा। चाहे करके हो, चाहे अनचाहे करके हो, अब इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता है, कोई पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहेगी। जैसा कि अभी संकेत मिले हैं कि 2026 तक जातीय जनगणना करा लिया जाएगा, और सारा डेटा सामने आ जाएगा, जिसे पूरा गणना भी होगी और जातीय जनगणना भी। जातीय जनगणना या गणना करा लेने से मात्र काम नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या है उनको उसमें सत्ता में भी भागीदारी, छोटे छोटे जो कारोबार है उसमें भी भागीदारी, जैसे बड़े लोगों को लोन मिलता है, बड़े कारपोरेट को मिलता है, तो क्यों ना छोटे छोटे लोगों को लघु उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, जिससे हर एक के हाथ में पैसा है। निश्चित रूप से जब हर एक आदमी विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। अब आने वाला समय ये बताएगा कि कौन किसके साथ है, जनता किसके साथ जाती है, या कौन सी पार्टी जनता के मुद्दों को साथ लेकर के ईमानदारी से चलती है। और जिसने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, जनता ने भी उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। जिसने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया तो लंबे समय तक वो सत्ता में काबिज रहे, बने रहे। आने वाले समय में भी यही होगा, जो जनता के हितों की बात करेगा, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हो, कोई भी हो, उसमें नहीं कि सामान्य वर्गों को छोड़ा जाए, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सबको लिया जाए, और जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उनको सरकारी सुविधाएं न दी जाए, उसकी जगह पर उन्हीं की बिरादरी को लेकर के उनको आगे लाया जाए, दूसरे लोगों को मौका दिया जाए, जिससे उसके भी परिवार में समृद्धि आए। धीरे धीरे प्रक्रिया की जाएगी तो निश्चित है कि 2, 4, 6 सालों में, 10 सालों में ये इससे निजात मिलेगी, भारत हमारा विकसित होगा।
इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम केवल इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा करके और बड़े लोगों को मदद करके उनका कर्जा माफ करके अगर विकसित हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता जब भूखों मरेगी और आधे से कम लोग उसमें रहेंगे तो उसको विकसित देश भी कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए अब जो भी सत्ता, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से इस मुद्दे पर गंभीर से विचार करेगी, जातीय जनगणना भी कराएगी, आर्थिक सर्वे भी कराएगी और सारी नौकरियों में ईमानदारी से काम कराएगी। पक्षपात भर्ती होगा तो फिर जनसंख्या में, जनता में, सत्ता में विस्फोट होगा, क्योंकि जो उसके संगठन है कहीं न कहीं से उसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।